तो आज हम लोग मीन्स गॉस लॉ का यूज करके कुछ प्रूफ्स देखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले मीन्स गॉस लॉ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इनक्लोज्ड इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, और फ्लक्स हम लोग जानते हैं, फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी एस। तो मैंने इसके बारे में बताया था, ये गोल सर्कल क्या मतलब बताया। दिस इज बेसिकली कि ये क्लोज बॉडी में इंटायर इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो चलो मीन्स इसका यूज करके हम लोग देखते हैं थोड़ा थ्योरम्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग बॉडी, सॉरी स्ट्रेट वायर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सॉरी जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बेसिकली मान लो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, तो हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इससे एट अ डिस्टेंस आर, वो हम लोग को निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ में क्या बोलता है, गॉस लॉ में हमारे पास एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें क्यू इनक्लोज पता है, हमें एरिया पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो कि तुम क्या कर रहे हो कि इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे एरिया एलिमेंट तुम इससे इक्वल डिस्टेंस पे ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एरिया एलिमेंट के लिए सेम हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर तुम्हारा ई सेम हो गया, डी एस कैलकुलेट कर ही सकते हो एरिया, उसके बाद तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिमेट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक स्ट्रेट वायर है, कोई ऐसा सरफेस बताओ जो कि इस स्ट्रेट वायर से वो हर एक पॉइंट उसका जो है इक्वल डिस्टेंस पे हो, हर एक पॉइंट ऊपर जाओ नीचे जाओ। तो सबसे पहला दिमाग में आएगा पहले क्यूब, लेकिन क्यूब का बात करते हैं हम लोग, यहाँ अगर वायर बनाओ तो क्यूब से ये वाला तो ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट सेम है, लेकिन जब एज की बात करोगे यहाँ से तो सेम नहीं होगा। तो सेकंड जो सबसे सिमेट्रिकल चीज़ आता है वो है सिलेंडर, क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए सिलेंडर से ज़्यादा सिमेट्रिकल कुछ हो ही नहीं सकता। सिलेंडर अगर तुम लेते हो तो हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आर रेडियस का और एल लेंथ का एक सिलेंडर ले लेते हैं। समथिंग कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने रेडियस, चलिए समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट बात, अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कुछ इस तरह होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, या तो इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अब यहाँ पे देखो इस सिलेंडर का हम लोग निकालते पहले फाई क्या होगा सो निकालते। मान लो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहता है, पहला बात देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो मान लो इस एलिमेंट का अगर मैं बात करूँ तो इस एलिमेंट से ये भी जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे ये भी है, जितना डिस्टेंस पे ये भी उतना ही डिस्टेंस पे ये भी, मतलब अगर इधर एक लाइन ड्रॉ करो तो इसमें सब इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होने वाला है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो ई हो जाएगा। नो एरिया, अब अगर हम लोग एरिया का बात करें तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह है और यहाँ पे एरिया एन कैप हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। सेम हेयर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। लेकिन जब तुम कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो सारा रेडियल होगा ना, यहाँ से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई कैप। तो ई डॉट की जगह डॉट लिखो, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। नाउ गॉस लॉ यूज करो। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अगर इसका लेंथ एल है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो कितना चार्ज इसके अंदर होगा, लैम्डा एल ऑब्वियसली बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कर दो तो ई इंटू 2 पाई आर एल
इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा डेराइव। ना तो वो क्वेश्चन काफ़ी मीन्स सिंपल था, मीन्स जस्ट गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन था, गॉस लॉ प्लस सिमेट्री, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ना अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेन शीट लेते हैं, ठीक है। अब इस प्लेन शीट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस x, वो निकालते हैं। तो इस केस में भी हम लोग क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये प्लेन शीट से एक सिलेंडर पास कर रहा है। देखो अब सिलेंडर, ये लेंथ l है और जस्ट इसके पीछे डॉट 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 इस सिलेंडर का लेंथ l जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया मान लो इसका रेडियस मान लो r है, मान लो कि इसका ये फेस जो है उसका रेडियस r है, ठीक है। इस केस में भी सेम केस है, मान इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा है, तो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये कैसा केस है, ये बेसिकली तुम यहाँ पे एक प्लेन ले रहे हो, यहाँ से एक क्यूब ऊपर निकला हुआ नीचे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब अपवर्ड कैसे दिखाएं इसको, प्लेन को मैं टेढ़ा थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ये प्लेन इस तरह है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। हमने क्या किया है कि एक ट्यूब सिलेंडर लिया है जैसे इस तरह, इसका रेडियस आर है, ये एल 12 लेंथ का। तो देखो इस केस में क्या होगा कि ये जो फेस है ये एन कैप हो जाएगा इधर। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव है, जब इधर साइड में जाओगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा ई, और इधर एन कैप क्या हो जाएगा ये, और बाकी जितने भी लेटरल सरफेस है वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर तुम इस केस में फ्लक्स निकालना चाहो तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या कहा सेम डिस्टेंस पे मैंने लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, देखो एक यहाँ से सॉरी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम डिस्टेंस पे मैंने लिया, तो ई इंटू ये एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस ये एरिया कितना हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री, सेम 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। अब गॉस लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, चार्ज चाहिए में, तो अब देखो बेसिकली क्या है, ये एक सरफेस है और तुम यहाँ से पास कर रहे हो सिलेंडर, तो कितना चार्ज इनक्लोज होगा सिग्मा इंटू जितना इसका एरिया होगा, तो सिग्मा इंटू उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। नाउ देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर दो, ये फाई ये दिया है, वो फाई वो दिया है, इज इक्वल टू 2e पाई आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सॉरी बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट लेते हो तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता कि तुम कहाँ पे रख रहे हो, किस पोजीशन पे निकालना चाह रहे हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। मतलब अगर ये तुम्हारा इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, कितना भी डिस्टेंस पे निकालो, वो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। ना देखो इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि एक सरफेस है, अच्छा रुक जा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, देखो पहला क्या देखा, ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से बाहर निकलता हुआ रहेगा दोनों साइड में, और किसी भी जगह पे इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया, और अगर मान लो नेगेटिव लेते तुम, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एल इनसाइड में होता, जैसा हमने कन्वेंशन पढ़ा था, कन्वेंशन ही बेसिकली वो थ्योरम में मीन्स, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, कुछ कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, दोनों चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा, ये जो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ की बात करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पूरे यहाँ पूरे से पूरे एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके कारण निकालना चाहें तो ये इधर क्या देगा, लेकिन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन इनसाइड देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस एरिया की बात करो तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फील्ड लाइन है वो इसके कारण है, और ये जो फील्ड है वो इसके कारण है, ठीक है। अब इस जगह की बात करता हूँ तो एक ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बात करते हैं तो यहाँ का बात करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, एक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है और एक फील्ड इस डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ई इन दिस साइड इक्वल टू 0 जाएगा। और सेम केस है, एक फील्ड इस डायरेक्शन में एक फील्ड इस डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बाय अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये था जस्ट एक नॉर्मल मीन्स वो जो पढ़े हम लोग उसका एप्लीकेशन। नो अब आता है स्फेरिकल बॉडी के लिए। हमने प्लेन के लिए पढ़ा, मीन्स बेसिकली वॉल्यूम के लिए आता है। तो पहले सबसे सिंपल केस लेकर के चलते हैं। मान लो जस्ट एक सेल है, ठीक है ना, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है विथ पॉजिटिव, सेल है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, VCB इसका एरिया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा और बाहर में क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल है, इसमें तुम्हारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि स्फेरिकल सबसे सिमेट्रिक होगा इसके लिए। तो तुम इसको सेंटर पे मान के एक R रेडियस का स्फीयर अंदर में बनाओ। अब तुम्हें पता है कि अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होता तो इससे फ्लक्स कितना पास करता, फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ठीक है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना Q इनक्लोज है, 0। तो नॉर्मली तो दोनों को इक्वेट कर दो तो E पाई r² इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर E इनसाइड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ बाहर की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ की बात, टक 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 टक। नाउ ये मान लो R ये वाला गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो इस केस में फाई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी E रहता तो फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ठीक है। और इस केस में अगर गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे तो फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना Q इनक्लोज है, अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो, और रेडियस अगर R है तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर दो तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr²। ये दिस इज नथिंग बट द चार्ज जो सेल पे थे Q बाई 4πε0r², क्वाइट सिमिलर टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सेल के लिए हमने क्या पढ़ा कि E इनसाइड इज इक्वल टू 0 होता है, E आउटसाइड इज इक्वल टू Q बाई 4πε0r², लेस देन इक्वल टू R, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड लेस देन R, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, 0 0 0 0 0 जा रहा था, टक 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 एक बार की राइज कर जाएगा और ये कुछ इस तरह फॉल कर जाएगा, सही ना। देखो शुरू में 0 था, R पे जैसे गया इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह हो गया, उसके बाद अपना इन्वर्स फॉलो करके गिरने लगा, कम होने लगा, ठीक है। तो ये था सेल के कारण। नो
स्फेरिकल, अगर सॉलिड स्फीयर है, वो होलो था, सेल था, अगर सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है। लेकिन इस केस में देखो वो चार्ज्ड है। तो देखो जब भी चार्ज्ड बोलते हैं और स्फेरिकल बोलते हैं मीन्स कंडक्टर चार्ज या सॉरी 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 कंडक्टिंग है, सॉरी। तो जब भी कंडक्टिंग बोलते हैं ना, इसका एक मतलब है कि तुम चार्ज को मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल क्यू चार्ज इस बॉडी पे अभी, ठीक है ना, फिलहाल क्यू चार्ज है। हमने क्या किया, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन चूंकि कंडक्टिंग है तो सारा क्यू हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहीं पे रिसाइड करेगा। तो कंडक्टिंग का ये मतलब होता है। तो देखो ये जो केस है वो सिमिलर हो गया तुम्हारा पीछे वाले सेल के क्वेश्चन में। जस्ट चार्जेस यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और जैसे तुम यहाँ पे जाओगे, बाहर जाओगे, तो वो Q/4πε0r² हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो इंसुलेटिंग रहा तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फेरिकल बॉडी चार्ज है, मानो तुमने इसको Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। इस टोटल वॉल्यूम मान लो इसका रेडियस r है। इस टोटल वॉल्यूम में Q चार्ज स्टोर्ड है। तो डेंसिटी निकालो तुम, Q इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 4/3 पाई r³, सॉरी, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये इसका डेंसिटी हो गया, टोटल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि मान लो तुमको r डिस्टेंस पे किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होना, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इस कारण से तुम्हारा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/4πr²। ये तब से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं ना। अब जो चार्ज इनक्लोज है, Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, रो इंटू जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। रो कितना था तुम्हारा, अभी अच्छा भी रहने दो। नाउ देयरफॉर फ्रॉम गॉस लॉ दिस फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई ε0। ये फाई कितना है, E/4πr² इंटू रो इंटू 4/3 πr³ बाई ε0, सॉरी दिस इज इक्वल टू ε0। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 πr³ बाई 4πr² इंटू ε0। ये कट जाएगा, पाई 4 तो ये आ जाएगा। देखो रो कितना है तुम्हारा, Q/4/3 πr³ इंटू ये कितना बचा 1/3r बाई ε0। देखिए ये कट जाएंगे तो आ जाएगा QR/4πε0r³। नाउ हेयर फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r, ध्यान से देखना इनसाइड में। अब आउटसाइड का देखते हैं। ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग आउटसाइड का बात करें तो देखो कैसे है, इंसुलेटिंग था। अब मान लो मैंने ये स्फेरिकल सरफेस लिया, ठीक है, सेम। तो फाई इज इक्वल टू E/4πr² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन दिस केस में, इस केस में टोटल चार्ज इंक्लोज कितना होगा, जितना तो इस पर चार्ज था सारा इंक्लोज हो गया इस केस में। तो गॉस लॉ से क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना था इस पर, Q बाई ε0। दोनों को इक्वेट कर दो, E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। तो आउटसाइड में सेम वो लॉ फॉलो कर रहा है। तो इस केस में अगर कैसा ग्राफ बन रहा है, देखो ध्यान से, मीन्स इसको इस तरह समझते हैं। तो जैसे जैसे पास आ रहे थे, ठीक है, डिस्टेंस घटता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया। यहाँ पे आने के बाद क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग प्लॉटिंग करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये r है, ये मान लो डिस्टेंस r है। तो r तक ही लीनियर गया, टक टक टक, और उसके बाद फिर 1/r² फॉलो करने लगा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QR/4πr³ for r less than r and Q/4πε0r² into r
ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे डालोगे तो सेम होगा, आउटपुट करके देखो दोनों में सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे रो को कांस्टेंट रखा था, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है कि तुम्हारा दिया हुआ हो कि इसका जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो, मतलब रो इज सम फंक्शन ऑफ रो आर। तो इस केस में तुम्हारा जो क्यू इनक्लोज होगा, क्यू इनक्लोज तुम्हें निकालना पड़ेगा इस केस में बेसिकली। तो देखो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, टक 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 एक स्मॉल चार्ज बॉडी मान लेंगे। तो एक स्मॉल वॉल्यूम चार्ज मान लिए। अब वो वॉल्यूम चार्ज का डेंसिटी कितना हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना डी आर। ठीक है, तुम्हें डी वी मिल गया। अब तुम क्यू, अब देखो बेसिकली तुमको क्या करना है, इस जीरो से लेके इस आर तक इंटीग्रेट करना है। तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा सॉरी हाँ, रो डी वी को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो से लेकर के आर तक। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद तुमको यहाँ पे ये टोटल चार्ज जितना इनक्लोज है मिल जाएगा। बाकी सब तो सेम है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जितना चार्ज इनक्लोज है क्यू इनक्लोज। तुम निकाल लिए इसको इंटीग्रेट करके, आ गया आंसर। ना देखो सेम केस है, अगर आउटसाइड का निकालना तो तुम्हें बस जीरो से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करना होगा, बाकी सब सेम है। ना अब देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, कुछ इसको मिला जुला के टक 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 टक, ये एक चार्ज डेंसिटी है प्लस 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 प्लस, इसमें मान लो प्लस 2q चार्ज है। ये एक सेल अलग सेल आया, इसका चार्ज है -q, और मैंने एक बड़ा सा सेल लाया, इसका चार्ज है -2q। ठीक है ना। अब तुम्हें मैंने पूछा कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो बताना। तो तुम क्या करोगे, देखो सिंपल, पहला सरफेस यहाँ ड्रॉ करो, कितना चार्ज इनक्लोज है क्यू, तो ई इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो। तो E1 इज नॉर्मल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब इस केस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है, 3q ऑब्वियसली। तो E2 इज इक्वल टू 3q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर E3 की बात करें हम, तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है, q प्लस 2q माइनस q, 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर E4 की बात करें तो कितना है टोटल चार्ज इनक्लोज, 0 ऑब्वियसली। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया टोटल हमारा निकालने का, कैसे निकालते हैं वो तरीका है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे बेसिकली सारा टॉपिक ख़त्म हो गया, सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जस्ट फॉर हाई लेवल सम मीन्स कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, थोड़ा हार्ड टफ क्वेश्चन थोड़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वही होगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा गॉस लॉ भी कंप्लीट हो गया, सारा टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया।